अपने हाथ से पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक ओर रखते हुए दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाकर बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो सरिता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहां आपके चेहरे का तेज और कहां सरिता की झुर्रियां। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। अब सरिता बूढ़ी दिखने लगी है तो क्या करूं? आपके सामने वह सच में फीकी पड़ती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नजर मुझ पर टिकने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो सरिता यहां आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने दामाद को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वह रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। खैर, जो भी हो, लेकिन समीर ने मेरी जो प्रशंसा की वह मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन शाम को जब दामाद ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफिन पैक कर दीजिए, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफिन बना रही हैं, ऑफिस में मेरी क्रेडिट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे दोस्त रोज मेरे टिफिन की तारीफ करते रहते हैं, और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि यह जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी सरिता वहीं बैठी थी। बातें करके समीर डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तभी सरिता ने कहा, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो, ना पापा है, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या जरूरत है। कल तुम समीर के ऑफिस जा ही रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मुझे तुम्हारा यह टाप टिप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे सरिता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, सरिता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टापटिप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले सरिता ने भी कभी मुझसे इतने कटु शब्दों में बात नहीं की थी। इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फोन आया, तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और समीर साथ ही घर लौटे। मुझे और समीर को साथ देखकर सरिता और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिए क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकले, सरिता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं?
उस समय सरिता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार यह सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना सरिता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। समीर के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सरिता के घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही समीर ने मेरा बैग खाली कर दिया। वह बोले, सासू मां, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें सरिता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरे कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहां आए काफी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद ने मुझे अपनी ओर घुमाए। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू मां, जरूर सरिता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दे। वह मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वे दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। समीर मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूं। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब सरिता सो जाती, समीर मेरे कमरे में आने लगे। अब उनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब समीर मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे। 4-5 दिन से समीर मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सरिता को यह सब पता चल गया तो, इसलिए मैं समीर के सामने यह सवाल रखी। मैंने कहा, समीर, तुम रोज रात को सरिता की नजरों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वह गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण सरिता अचानक मेरे कमरे में आ गई और उसने यह सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर समीर ने कहा, सासू मां, कभी न कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वह आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगेंगी। आप चिंता मत करें, बस सरिता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सरिता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वह वहां मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। सरिता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई थी। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। समीर, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। सरिता बोल ही रही थी कि तभी समीर का फोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वह मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वह एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया। वह तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि समीर का बॉस था। उसे आधी रात को घर में देखकर सरिता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहां कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर सरिता को देख रहे थे। तब सरिता बोली, आप यहां क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वह बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी। तभी समीर के बॉस यानी रघुवीर जी सरिता की ओर देखकर बोले, सरिता, तुम यह क्या बकवास कर रही हो?
तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने पति के बारे में क्या कह रही हो? अब तो सरिता और भी ज्यादा बकवास करने लगी। तभी समीर उस पर चिल्लाया। उसने कहा, मैं अभी तक सब सुन रहा था। मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तुम बॉस के सामने कुछ भी बकवास करने लगी हो। शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं समीर को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह बोला, माँ, अब और कितने दिन आप यह सब बातें छुपाकर रखेंगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। जीना है तो खुले दिल से जियो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया। समीर ने सरिता से कहा, सरिता, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूं, ये सच है। लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था, इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका असली कारण कुछ और ही है। मैं यहां इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं, बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, उस रात जब हम पार्टी से घर लौटे थे, तो मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात बॉस ने मुझसे तुम्हारी माँ का फोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को फोन कर रहे थे। उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी माँ के कमरे में गया, तो मैंने उनके फोन में बॉस के कई मिस्ड कॉल देखे। अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछा, तभी मुझे सच्चाई पता चली। एक समय था जब तुम्हारी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच प्यार भी था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण वे अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सके। पर किस्मत ने 30 साल बाद उन्हें एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना बनाया तो कभी बॉस का, ताकि तुम्हारी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वह भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े की मुलाकात अपने घर में ही करानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए। सरिता बोली, समीर, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सरिता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में यह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे रघुवीर से फिर से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं रघुवीर से कभी नहीं मिलूंगी। इस उम्र में मुझे यह बातें तुम्हारे मुंह से सुनने से पहले ही मैं यहां से चली जाती हूं। मेरी आंखों में आंसू देखकर सरिता बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, ना मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस किया। अब वो समय तो बीत गया, पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती। तुम्हारे समय में दादा ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। बॉस मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार है। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। रघुवीर भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 3 दिनों के भीतर मेरी और रघुवीर की रजिस्टर्ड मैरिज मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हो गई। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ की विदाई की थी। मेरी विदाई के समय मैंने सरिता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, सरिता, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसीलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्यों से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियां मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। सरिता ने मुझसे वादा किया कि आगे से वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटेगी।
मेरी विदाई होते ही सरिता ने पूरे 20 दिनों की छुट्टी ली। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहां दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपने मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, दामाद ने मेरी स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद अचानक मेरे कमरे में आया। मेरे बगल में आकर उसने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई है। अब वह पुरानी लगने लगी है। अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। दामाद ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 3 बजे तक लगातार। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और आज मैं आपको अपना और अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दिल को थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ दिन मेरे पास आओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा दामाद खुश हो गए। वे मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके पीछे दामाद ने भी मुझे गले लगाया। इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह से गले नहीं लगाया था। अचानक उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सरिता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सरिता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने पर दामाद ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। दामाद ने मेरी तारीफ किया तो सरिता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह बोली, सुमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं हूँ। क्या तुम रोज बाहर मेस में खाते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, सरिता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज तो मैं यहाँ नहीं रहती। तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से यह कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही सरिता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वे बोले, सरिता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आईं, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तभी दामाद भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा न कोई साला है और न कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। अब चाहे साला, साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहां से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे।
तभी मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं था। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद की आवाज उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वह बात प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहां आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सरिता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देख मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफी का कप दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए बोली, सरिता, क्या मुझे यहां बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूं और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द मां से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वह बोली, बोलो मां, तुम्हें मुझसे क्या इतना जरूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, सरिता, तू खुद को इतनी कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर सरिता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वह बोली, मां, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतने सख्ती से बात कर रही हो। सरिता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है। अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए सरिता बोली, मां, मुझसे कहने के बजाय समीर से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना, कैसे वह खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वह बोली, मां, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूं। ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं समीर को कैसे समय दूं? समीर तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें यहां बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था कि सासू मां के आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहां आई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं। नहीं तो हर बात में ये ऐसा और वो वैसा ही चलता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वह कह रहा था कि जब मेरी सासू मां आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी है, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए समीर को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं जो वे खुद सुलझा लेंगे। इसीलिए आगे मैंने सरिता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद की गाड़ी का आवाज सुनाई दिया। उस दिन समीर भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर में संभाल लूंगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा। लेकिन दामाद ने कहा, सासू मां, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू मां, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब सरिता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, मां,
घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने पिंक रंग की नेट वाली साड़ी साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नजर फेरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्रदराज नहीं लग रही हैं। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सरिता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर समीर से कहा, समीर, तुम्हारी साली तो बहुत ही सुंदर है। इस पर समीर कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता बोली, बॉस, ये समीर की साली नहीं है, ये तो माँ है, ये समीर की सास है। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफी मांगी और वहां से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप सरिता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन उनकी इस मजाक पर सरिता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नजरों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सरिता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही सरिता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए सरिता पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी सरिता मुझसे नाराज होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद थे। हमारी नजरें मिलते ही दामाद ने कहा, सासू माँ, अंदर आ सकता हूं। ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या जरूरत, आप यहां कभी भी आ जा सकते हो। फिर हंसते हुए दामाद कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो मैं आपको कभी यह कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था कि आप आज भी जवान और खूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपको नाम से बुलाने की इच्छा होती है। सच में आप सरिता की बहन जैसी लगती हैं। बाहर कुछ समय पहले सरिता ने जो गुस्से में आपको कहा, वह सब मैंने सुना। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि सरिता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 45 साल की किसी महिला की तुलना 21 साल की जवान लड़की से की जा रही हो, तो जाहिर है वह महिला खुश होगी ही। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद की प्रशंसा पर मैं शर्मा गई थी। उस दिन के बाद दामाद की हदें बढ़ने लगी। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वह सब सुन रही थी। तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखे। दामाद को बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि समीर मेरे कमरे में आ गया। वो काफी गुस्से में लग रहा था।
मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फर्क है। शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सरिता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है, उसके सामने आप जवान लगती हैं। कहां आपकी जवानी और कहां सरिता की समय से पहले आई बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर समीर की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें खत्म होते ही मैंने उसे समझाते कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। सरिता अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस पर दामाद बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी, तभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकूंगा। मैंने फिर से दामाद को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके पैर पर रख दिया गया। अचानक दामाद ने अपने पैर पर रखा मेरा हाथ। प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस मुझे देखा। उसकी नजरें नरम थीं, जैसे बुलावा दे रही हूं। उसमें न कोई गुस्सा था और न कोई हैरानी, बस एक धीमी सी मुस्कान जो मुझे और भी बेचैन कर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज धीमी और गर्म थी और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने इसे सुना ही नहीं। लेकिन जब मैं हिला नहीं तो उसने फिर से मुस्कुराते हुए थोड़ी जोर से कहा, अंदर आओ। उस वक्त मेरे पैर खुद ब खुद हिलने लगे, मुझे कमरे में लेकर जा रहे थे। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी डर और उत्साह की भावना मेरे अंदर घूम रही थी। और जब मैं आखिरकार बिस्तर के पास पहुंचा, उसे नीचे से देखा, तो मैंने अपने बीच की उस खिंचाव को महसूस किया, जैसे हवा में कुछ भारी हो। तब भी वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी गहरी तीखी नजरों से मुझे देखती रही, जैसे मुझे पूरी तरह से पढ़ रही हो। तभी मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अपने आवाज को तब मैं निगल सा गया। मेरा मुंह सूख रहा था और मेरे विचार बेकाबू होने लगे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी छुअन एकदम नरम और कोमल थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। फिर जैसे ही उसने मुझे और करीब खींचा, अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और मेरे पेट में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई गांठ बंध रही हो। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उत्तेजना जैसा लग रहा था, उम्मीद भरा। जब मैं उसके बिस्तर के किनारे बैठा तो उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने धीरे धीरे उसे अपने शरीर पर नीचे की ओर खींचा, अपने नाजुक कूल्हे के घुमाव पर। तब उसकी त्वचा की गर्मी मेरी उंगलियों के जरिए महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस किया, जो मुझे धीरे धीरे और जानबूझकर निर्देशित लग रहा था, उस वक्त मेरी सांसें थम गई थीं। उसकी त्वचा के नीचे उसकी धड़कन, उसकी संतरे का धीरे धीरे उठना और गिरना, सब मैं महसूस कर रहा था। तब उसने धीरे से कहा, डर मत। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें एक तरह की कोमलता थी जो मेरे दिल को चुभ गई। बस आराम से रहो। फिर मैंने सिर हिलाया, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अधिक घबराया हुआ था या उत्साहित था। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में लिपटी हुई थी, मुझे निर्देशित कर रही थी, जैसे हम दोनों एक साथ तालमेल में थे। हर स्पर्श से मेरे शरीर में बिजली की तरह झटका लगता और मैं महसूस कर रहा था कि हमारे बीच का जुड़ाव हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। ये केवल शारीरिक नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अंतरंग जो एकदम रियल था। वो पल खींचते चले गए, बाहरी दुनिया फीकी पड़ती गई और बस हम दोनों इस कमरे में रह गए। कुछ ऐसा दे ले रहे थे जो मना था, लेकिन फिर भी सही लग रहा था। समय धीमा हो गया था, हर सांस, हर स्पर्श एक युग की तरह लग रहा था। जैसे जैसे हमारे बीच की बेचैनी चरम पर पहुंचने लगी, उसने मुझे और करीब खींच लिया। उसका शरीर मेरे शरीर से सट गया। तब मैं उसकी त्वचा की गर्मी, उसकी सांसों की गर्मी अपने गले पर महसूस कर रहा था। उसके होंठ हल्के से मेरे कान के पास से गुजरे और उसने फिर से धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज नरम और हल्की थी। यहीं रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक शांत आग्रह था जिसने मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। मत जाओ। यह सब सुन मैं चाहकर भी नहीं जा सकता था। हमारे बीच का खिंचाव बहुत गहरा था, जुड़ाव बहुत मजबूत था। हम इस पल में बंध गए थे
और बाकी सब कुछ साधारण से परे था। मैं धीरे से उसकी ओर झुका। मेरे होंठ उसके होंठों से कुछ इंच की दूरी पर थे। उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। समय जैसे रुक सा गया था। दुनिया ने जैसे अपनी सांस रोक रखी हो, क्योंकि हम दोनों एक ऐसी चीज के किनारे पर थे जिसे हम दोनों नकार नहीं सकते थे। हमारे बीच की हवा उम्मीद से भारी थी और उस खिंचाव ने मेरी पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। फिर जब मुझे लगा कि अब यह पल टूट जाएगा, तभी उसने मेरी ओर झुककर अपने होंठ मेरे होंठों से हल्के से छुआ दिया। उस हल्के से स्पर्श ने मेरे अंदर फिर से गर्मी की लहर दौड़ा दी। शुरुआत में यह हल्का था, जैसे हम दोनों इसे महसूस कर रहे हों, लेकिन फिर यह गहरा हो गया। उसके होंठ मेरे होंठों पर और मजबूती से दबे। उसका हाथ अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहा था, मुझे दिखा रहा था कि वह क्या चाहती थी और हम दोनों क्या चाहते थे। वह चुंबन धीमा, कोमल था। उसमें एक ऐसी चाहत थी जो केवल हम ही समझ सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने जो कुछ भी दबा रखा था वह उसी पल में बह रहा हो। हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन एक साथ टूटते जा रहे थे, जैसे हम आखिरकार उस बेचैनी के सामने झुक गए थे जो हम दोनों के बीच बन रही थी। हम यूं ही एक दूसरे में लिपटे हुए बहुत देर तक रहे। बाहर की दुनिया भूल ही गए थे। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हल्का सा कांप भी रहा था और उसकी धीमी सांसों की आवाज हमारे बीच की हवा में गूंज रही थी। आखिरकार वह थोड़ा पीछे हटी। तब उसका माथा मेरे माथे से टकरा रहा था। उसकी आंखें आधे बंद थीं, आधे खुली थीं, जैसे वह अपनी सांसें संभाल रही हो। तब मैंने उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखा, जिसमें एक तरह की संतुष्टि थी जिसने मेरे दिल को खुशी से भर दिया था। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कोमलता थी जिसने मुझे सुरक्षित और अपनापन महसूस कराया। मैंने हाँ सिर हिलाया, क्योंकि शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। वह फिर से मुस्कुराई। उसकी उंगलियां मेरे बालों के बीच हल्के से गुजरते हुए उसने एक बार फिर मेरी ओर झुककर मेरे गाल पर हल्के से अपने होंठ छुआ दिए और फिर पूरी तरह से पीछे हट गई। कमरे में अब एक गर्म, शांत माहौल था। जो तनाव पहले था, वह अब एक कोमल, चमकदार संतुष्टि में बदल गया था। हम दोनों ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बैठे रहे। हमारी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। हमारे बीच की गर्मी अब कुछ और नरम, अधिक अंतरंग हो गई थी। फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैंने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे करीब खींच लिया, जैसे हम इस धीमी ढलती रोशनी में बैठे थे। घर की हल्की फुल्की आवाजें हमें घेर रही थीं। जो कुछ भी हमारे बीच था वह नया, नाजुक और पूरी तरह से अचानक ही हुआ था। लेकिन उस पल में इन सब का कोई मतलब नहीं था। बस इतना ही मायने रखता था कि हम यहाँ थे, कुछ ऐसा लेन देन कर रहे थे जो बेहद खास लग रहा था, कुछ ऐसा जो किसी भी कल्पना से परे था, और फिलहाल इतना ही काफी था। इस सब से हम दोनों के बीच की खामोशी धीरे धीरे कम हो रही थी। उधर खिड़की से छनछनाती आ रही धूप अब हल्की होने लगी थी। कमरे में एक नरम सुनहरी चमक बिखर रही थी, लेकिन अंदर हर चीज में एक अदृश्य ऊर्जा भरी हुई थी। जो कुछ भी अभी हुआ था उसकी गहराई वातावरण में बनी हुई थी, और भले ही हम दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों किसी ऐसे पल का इंतजार कर रहे थे जो अभी तक पूरी तरह से वह हुआ ही नहीं हो। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मेरे मुकाबले थोड़ा आराम करने लगा था, लेकिन जिस तरह से वह मुझसे और करीब आ रही थी, उसका हाथ धीरे धीरे मेरे सीने पर टिका हुआ था। ये साफ था कि हमारे बीच जो भी शुरू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी उत्तेजना और घबराहट मेरे भीतर दौड़ रही थी। उसकी उपस्थिति का हर हिस्सा मेरी चेतना पर हावी था। उसकी धीमी सांसें, उसकी त्वचा की गर्मी जो मेरी त्वचा के संपर्क में थी, और उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू जो अभी भी हवा में बसी हुई थी। तभी उसने हल्के से अपना सिर घुमाया। तब उसके होंठ मेरे गले के पास हल्के से छू गए, जिससे मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वह स्पर्श हल्का था, मानो मैं वहां था ही नहीं, लेकिन उसने मेरे भीतर कुछ जगह सा दिया, एक धीमी जलती हुई चाहत। मैंने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कियां, फिर उस एहसास को अपने भीतर समाने दिया। फिर मैंने उसकी ओर देखा। तब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, और इस बार उसकी निगाह में कुछ अलग था, कुछ गहरा, अधिक तीव्र। पहले की नरमी अभी भी वहां थी, लेकिन उसके नीचे एक भूख छिपी हुई थी जो मेरी ही तरह महसूस हो रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा,
लेकिन जिस तरह से उसकी उंगलियां मेरी शरीर पर हल्के हल्के घेरे बना रही थीं, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मैंने आगे बढ़कर उसके होंठों को फिर से छुआ, लेकिन इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई सीमाओं को परखने की कोशिश नहीं थी। यह चुंबन गहरा था, अधिक तीव्र, मानो वह चाहत जो हम दोनों ने अब तक रोकी हुई थी आखिरकार बाहर निकल आई थी। उसकी उंगलियां भी मेरे सीने पर सरकने लगीं। फिर उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के कपड़े में कस गईं, जैसे वह मुझे और करीब खींच रही हो, और मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मेरे खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा था। उसकी हल्की सी मोहकता मेरे होश उड़ा रही थी। ये पल जितना रोक रहा था, उतना ही अधिक नशा भी चढ़ा रहा था। यह बात अलग थी कि वह मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन जो हमेशा मेरी पहुंच से बाहर थी, अब वही हमारे बीच के संबंध को और भी खतरनाक बना रही थी, और मैं भी खुद को उसको चाहने से रोक नहीं पा रहा था। जब उसके हाथ मेरे गले के पीछे सरक गए, तब वह मुझे और नीचे खींचते हुए जब वह बिस्तर पर अपनी स्थिति बदल रही थी, तब उसका शरीर तकियों पर आराम से लेट गया और वह मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं उस खिंचाव का पीछा करता रहा, जो अब बहुत मजबूत हो चुका था, और जल्द ही मैं उसके ऊपर खुद को झुका हुआ पाया। अपने हाथों से खुद को संभालते हुए उसे देखता रहा। मेरी सांसें हल्की और तेज हो रही थीं। उसकी ऑरेंज भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों में ही टिकी हुई थीं, और उस पल में हमारे बीच की गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, हल्के से मेरे बॉडी की रेखा को छुआ, फिर उसने मुझे नीचे खींचा। तब हमारे होंठ एक और गर्मजोशी भरे चुंबन से मिल गए। इस बार उसके हाथ आजाद घूम रहे थे, मेरी पीठ, मेरे कंधे, हर जगह का पता लगाते हुए मुझे और करीब खींच रहे थे, जब तक कि हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। उसके शरीर की गर्मी मुझे जला रही थी, और मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, जो मेरी ही तरह तेजी से धड़क रही थी, जो मेरे लिए धड़क रही थी। तब मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर नीचे की ओर सरकाया, उसकी त्वचा की नरमाहट को अपनी उंगलियों के नीचे महसूस किया, और जब मैंने उसकी शर्ट के किनारे पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुका, यह सोचकर कि कहीं मैं कोई सीमा पार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने खुद को तब भी नहीं रोका, बल्कि उसने हल्का सा अपनी पीठ को मोड़ा, स्पर्श को और उत्साहित करते हुए। उसका शरीर मेरे शरीर की ओर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिससे उसका कोई संदेह नहीं रहा था कि वह क्या चाहती थी। जब मेरी उंगलियां कपड़े के नीचे सरक गईं और जब मैंने उसकी त्वचा की गर्माहट पर हाथ रखा, तो मैंने उसकी हल्की सी आहट सुनी, एक आवाज जिसने मेरे भीतर एक नई गर्माहट भर दी। तब उसके हाथ मेरे बालों में उलझ गए। मुझे और करीब खींचते हुए उसने चुंबन को और गहरा किया। उसके होंठ थोड़े खुले थे मुझे अंदर बुलाने के लिए। उसकी स्वाद मादक थी, और मैं उसके शरीर में बसी हुई तानव को देख सकता था। जिस तरह से वह मेरे नीचे हिल रही थी, उसके हर स्पर्श में एक ऐसी तीव्रता थी कि अब और कुछ सोचना असंभव हो गया था। हम अब एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। हमारे बीच की हर दीवार गिर रही थी, जैसे हम उस चाहत को पूरा कर रहे थे जो आग इतने समय से सतह के नीचे सुलग रही थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस एहसास का भार वातावरण में था, लेकिन हम में से किसी ने इसकी परवाह नहीं किया। केवल यह पल, यह जुड़ाव और यह अटूट खिंचाव जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा था, यही अब मायने रखता था। उसके हाथ हर जगह थे, मेरे कंधों, बाजुओं और सीने की रेखाओं को महसूस कर रहे थे, मानो वह मुझसे भर नहीं पा रही थी, और मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था। जितना मैं उसे छूता, उतना ही मैं उसे और चाहता, और इस सब की तीव्रता लगभग असहनीय हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत समय से खुद को रोक रहे थे, और अब जब दरवाजे खुल गए थे तो हमें बाहर ले जाने वाली इस बाढ़ को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसने मेरे होंठों पर हल्की सी आह भरी, उसकी उंगलियां मेरे बालों में कस गईं, और उसने अपना शरीर मेरे खिलाफ दबाया। और फिर उसकी उस आहट से मेरे भीतर एक नई चाहत की लहर दौड़ गई। मैं भी उससे भर नहीं पा रहा था। उसकी महक, उसका स्वाद और उसके शरीर का एहसास मेरे नीचे था। मेरे शरीर का हर हिस्सा जल रहा था, और मैं जानता था कि अब कोई वापसी नहीं थी। अब इस पल के बाद तो बिल्कुल नहीं। फिर मैंने पल भर के लिए खुद को पीछे खींचा, उसकी आंखों में देखा, जैसे मुझे यह सुनिश्चित करना था कि वह अभी भी मेरे साथ है या नहीं। तब मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मुझे उतना ही चाहती है जितना कि मैं चाहता था। लेकिन उसकी आंखों में जो दिखा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वहां कोई झिझक नहीं थी, कोई दूसरा विचार नहीं था, बस वही जलती हुई भूख जो शुरुआत से ही थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। बिना कुछ कहे उसने फिर से मेरा हाथ थामा,
उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के सामने कस गईं। फिर मुझे अपने पास खींच लिया, उसकी हल्की सी जल्दबाजी। और जब हमारे होंठ फिर से मिले तो मैंने खुद को पूरी तरह से इस पल में खो दिया, हर संदेह, हर डर को छोड़ते हुए और उस चाहत को पूरा करते हुए जो हमारे बीच तब से बन रही थी जब से मैं उस कमरे में आया था। हमारे बीच की तनातनी बिजली की तरह थी। हर स्पर्श, हर चुंबन हमें उस सीमा के और करीब धकेल रहे थे। उसका शरीर मेरे नीचे हिल रहा था, उसके हाथ मेरी त्वचा पर घूम रहे थे जैसे वह मुझसे भर नहीं पा रही थी, और उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, मुझे और भी ज्यादा पागल कर रही थी। अब हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे, उस जुनून में उलझे हुए थे जिसने हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, और अब कोई वापसी नहीं थी। तब मैंने उसकी उंगलियों को अपने सीने पर महसूस किया। उसका स्पर्श मेरे शरीर में सनसनी पैदा कर रहा था, जैसे वह मुझे और करीब खींच रही हो। फिर भी उसका शरीर मेरे नीचे तनाव से भरा हुआ था, जैसे और चाहने की गुहार कर रहा हो, और मैंने उसे वह सब दिया। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर फुसफुसाए हुए शब्द ने हमें इस पल में और गहरा उतारा। यह पल लगभग असहनीय था। हमारे बीच की तनातनी एक चरम पर पहुंच गई थी, मानो हम किसी गहरे और अधिक तीव्रता की ओर बढ़ रहे हों। लेकिन हम अभी जाने के लिए तैयार नहीं थे। हम वहीं रुके रहे, उस किनारे पर, हर स्पर्श, हर चुंबन का आनंद लेते हुए, जबकि हमारे बीच की गर्मी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दोनों इस तीव्रता से फट जाएंगे। अब मैं उसे अपने नीचे कांपते हुए महसूस कर सकता था। उसकी सांसें छोटी और टूटी फूटी हो रही थीं, जैसे वह मुझसे चिपकी हुई थी। उसका शरीर मेरे खिलाफ इस तरह दबा हुआ था जिससे मेरा सिर चकरा रहा था, और मैं जानता था कि वह भी वही महसूस कर रही थी, वही असहनीय तनातनी, वही राहत की बेताबी। लेकिन हम अभी वहां नहीं थे जहां होना चाहिए था, बल्कि हम अभी भी उस किनारे पर रुके थे, उस पल को खींचते हुए, उम्मीद को थोड़ा और बढ़ने देते हुए, जब तक कि वह सहन करने के काबिल न रहे। कमरा हमारी सांसों की आवाजों, हमारे नामों की फुसफुसाहटों और हमारे जज्बातों की खामोश से आहिस्ता आहिस्ता से भर गया था, जैसे हम उस जुनून के आगे झुक रहे थे जो इतने समय से हमारे बीच सुलग रहा था। यह पल परफेक्ट था, हमारे बीच का यह जुड़ाव। और जब मैंने उसे अपने करीब खींचा, हमारे शरीर एक साथ एक तालमेल में चल रहे थे, तब मुझे पता था कि इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। फिर हमने एक सीमा पार कर ली। अब हम साधारण से बढ़कर कुछ खतरनाक में कदम रखा था, लेकिन मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उस पल में जब हम कुछ गहरे पल में कदम रख रहे थे, केवल वही मायने रखती थी। उसका स्पर्श, उसका चुंबन, उसके शरीर का एहसास, जैसे हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए हों। और जब हम आखिरकार खुद को एक दूसरे में जाने देने लगे, चूंकि मुझे पता था कि यह तो बस अभी शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। यह कहानी केवल काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा करना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मैं रोहन हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझ पर ही रहती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसी कहानी गढ़ दी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक मेडिकल की दुकान में काम करता हूँ। घर पर मैं और मेरी भाभी ही रहते हैं। मेरे माता पिता और बड़े भाई कोरोना में गुजर गए। तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बहन भी है जो मुंबई में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब घर की लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और तिल, गुड़, चूड़ा, दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले यह सब नहीं कर पाती, इसीलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई थी। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिगरी दोस्त समीर ने फोन किया। फिर समीर बोला, हेलो रोहन, सुन यार, आज मटन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू भी, बोल चलेगा ना? तब मैंने कहा, हाँ ठीक है। तब शाम को जब काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया।
तो समीर पहले ही वहां पहुंच चुका था। फिर हमने दारू की ऑर्डर दिया और बातें करते हुए मैंने ज्यादा दारू पी लिया। समीर ने कहा, यार बस हो गया, अब चल घर चलें। तब मैं थोड़ी ज्यादा पी चुका था, इसलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में नाइट रेड बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। तब जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर पास जाकर मैंने देखा, वह तो मेरी बहन रिया काले गाउन पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वह मेरी इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया, तब भी वह सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा हिलकर उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेलता रहा। तब भी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। दोस्तों, तब वह कुछ मिनटों तक वह चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज्यादा देर तक नहीं रुका, जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह के 4 बजे के करीब जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा तो मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। तब नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहना, पेशाब किया और वापस जाके सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन रिया मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी मेरी भाभी ने टिफिन देते हुए पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आई? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैंने कुछ नहीं कहा और काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने कुछ किया था क्या। उस दिन पूरे दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बजे मेरी बहन रिया का फोन आया। रिया बोली, हेलो भैया, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, काम पर हूँ। क्यों? रिया ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। तब आई ने कहा, ठीक है, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद रिया आई। फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने गया। तब वह एक कोने में खड़ी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या काम है? रिया ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब रिया बोली, भैया किस बात से आपका दर्द हो रहा है? ज्यादा सोने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात को ज्यादा सोने से। तभी रिया बोली, या फिर कुछ और करने से भैया? तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात को कुछ जरूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ? तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। रिया बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर रिया बोली, रात को जो हुआ वह अब हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी वो सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? रिया बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ कह रही हूँ, रात को तुम मुझसे नजदीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दवाई भी ली है। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया बोली, मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाभी के रहते ये सब कैसे होगा? रिया बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। रात को वह तुमसे पूछेगी तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं हमारे रिश्ते में। तब मैंने मोबाइल में बहन के कुछ फोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा, लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिनों में कैसे और क्या करेंगे। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया। वहां मुझे पता चला कि अगर आपने उपवास रखा है तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मेरे और बहन के उपवास नहीं थे। इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। फिर जब रात को काम से लौटकर घर आया, फिर खाना खाते वक्त बहन ने बात छेड़ दी। वह बोली, सुनो भैया, भाभी कह रही है कि उसे मायके कितने दिन तक रहना है। मैंने पूछा, कितने दिनों के लिए बोली हो? रिया बोली, पूरे 14 दिनों के लिए। इस पर मैंने कहा, ठीक है, भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी और तुम भी। फिर खाना खत्म होने के बाद
बहन ने बर्तन साफ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे यह सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन अब उसके गैर मौजूदगी में यह सारा बहन को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद रिया मेरे पास आकर बैठ गई। फिर रिया बोली, नाराज तो नहीं हो ना भैया तुम? मैंने कहा, नहीं नहीं। पहले मुझे गलत लगा, लेकिन बाद में सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। रिया बोली, तो आज रात? मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ, ताकि तुम भी आराम से रहो और मैं भी। तब हम दोनों ने सारे काम निपटा कर टीवी देखने बैठ गए। तभी रिया ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। तब मैंने अपने मन में कहा, अब रिया नहीं मानेगी, आज की रात बच्चे की जान लेके ही मानेगी। तब कुछ देर तक तो मैं वही बैठा रहा और रिया के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसी खुशबू आई। तब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बहन लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब मैं उसके पास गया। फिर हमारी आंखें मिलीं और हम दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी रिया बोली, अरे धीरे। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम मर रही हो। फिर हम लगभग 15 मिनट तक इसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे लिटा दिया। तभी रिया ने कहा, क्या यह सब ठीक तो रहेगा ना? इस पर मैंने कहा, रिया, यह सब पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, अब तुम जैसा चाहो। फिर वह मेरे पास आकर लेट गई। तब उसने तेल की एक बोतल पास रखी थी। फिर मैंने उसे थाम लिया। रिया बोली, अब क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब रिया ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वह अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करे, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी बहन वापस मुंबई चली गई है। अब जब भी पर्व त्योहार आता है तो पर्व के बहाने से वह मेरे पास आ जाती है। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और रिया ने इस समय उनकी बहुत मदद की है। वह भी एक अलग ही कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।